नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसामंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं, बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए न्यूज पंच में जिन 3 बड़े खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उनका करते हैं रुख। तो टॉप लाइंस में बात करें सबसे पहले चीन पर ट्रंप का टैरिफ बम। अमेरिका और चीन फिर हो गए हैं आमने सामने। इसे ट्रेड वॉर 2.0 भी कहा जा रहा है। आगे बताएंगे कैसे बात पहुंची यहां तक। किसानों की बदली तकदीर, खेत से विश्व मंच तक, आत्मनिर्भर किसान तो होगा सशक्त भारत। आज पीएम ने दी किसानों को विशेष सौगात। तो वहीं प्रवासी पक्षियों का स्वागत। प्रकृति की अनमोल धरोहर है ये प्रवासी पक्षी। भारत तैयार है इनकी मेजबानी के लिए। किस तरह से ये पक्षी बेहद जरूरी है, इन पर भी आपको दिखाएंगे एक बहुत ही खास झलक हमारे न्यूज पंच में खास रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात इस वक्त की टॉप लाइन की। यहां पर आपको बताएं कि कैसे कृषि में क्रांति, आत्मनिर्भर भारत की नई फसल लहरा रही है। देश के अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा तोहफा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पीएम मोदी ने आज किसानों को दी 2 ऐतिहासिक सौगातें। पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत के साथ दिल्ली के पूसा से प्रधानमंत्री ने देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों को नई ताकत देने का संकल्प लिया है। पीएम धन धान्य योजना के तहत इन जिलों में सिंचाई, भंडारण और आधुनिक खेती की सुविधाओं को यहां पर बढ़ाया जाएगा ताकि हर खेत उपजाऊ बने और हर किसान समृद्ध हो। पीएम धन धान्य योजना से धनी होंगे हमारे किसान। और कैसे आत्मनिर्भरता मिशन के जरिए भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक दाल उत्पादन को 242 बढ़ाकर 350 लाख टन यहां पर तक ले जाना है। साथ ही आपको बताएं कैसे पीएम धन धान्य योजना यहां पर काम करेगी। कुल 42,000 का यहां पर लागत से बनी है और कम उत्पादक वाले जिलों का चुनाव यहां पर किया गया है। कैसे इन जिलों को अब यहां पर बढ़ाया जाएगा। साथ ही फिलहाल 100 जिलों का यहां पर चयन किया गया है। ये 100 जिले हैं जिन पर खास तौर पर ध्यान यहां पर होगा पीएम धन धान्य योजना के तहत और इस दलहन योजना के तहत। और नीति आयोग के कार्यान्वयन की निगरानी में इस पूरे योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। और किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही है ये योजना, क्योंकि जिस तरह से आज सरकार की ओर से यहाँ पर एक दिया गया है, किस तरह से जोर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो बेहद अहम है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन सरकार ने तय किया है यहाँ पर बड़ा लक्ष्य। बुआई क्षेत्र में 310 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य यहाँ पे किया गया है। उत्पादन 350 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य है। और किसानों को दी जाएगी बीजों की मिनी किट्स। यानी कि कैसे आपका जो लक्ष्य है 350 लाख टन तक ले जाने का, उसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है, यहाँ पर सरकार की नजर उस पर है। किसानों को यहाँ पर कैसे बीज से लेकर बाजार तक यहाँ पर किसानों को हर मोर्चे पर मदद दी जा रही है सरकार की ओर से। तो यहाँ पे बीजों की मिनी किट्स यहाँ पर किसानों को दी जाएगी। 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज भी उन्हें दिए जाएंगे। यानी कि किस तरह से अच्छे बीज उन्हें तक पहुंचे सरकार की ओर से, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। 88 लाख बीज किट्स का निःशुल्क वितरण यहाँ पर किया जाएगा। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है यहाँ पर सरकार के सामने। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ भारत का कृषि क्षेत्र और कैसे वर्ल्ड मैप पे एक फूड बाउल के रूप में कैसे उभरता हुआ नजर आ रहा है, इसकी एक झलक देखी हमने कैसे आज प्रधानमंत्री के इस बेहद खास कार्यक्रम में कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। यहाँ पर दालों के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत आगे है, लेकिन उसके बावजूद हम आयात करते हैं। कैसे हम उस आत्मनिर्भरता को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हमारे साथ अनुज इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज का सीधा रुख करते हैं। अनुज, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगात दी है यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 100 जिलों से भी वहां पर किसान भाई पहुंचे हुए थे, उनके बीच मौजूद थे, उनसे संवाद भी शुरुआत में किया प्रधानमंत्री ने। किस तरह से ये जो सौगात है, ये जो उपहार, ये जो योजनाएं हैं, गेम चेंजर साबित होंगी किसानों के लिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार मोदी सरकार जो है कई प्रयास अलग अलग दिशाओं में कई प्रयास लगातार करती हुई नजर आ रही है। और उसी में से एक ये प्रयास है किसानी कृषि को मजबूत करने का। और ये मजबूत किस लिहाज से किया जाएगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। हालांकि कई क्रांतिकारी कल्याणकारी योजनाएं तो जया पहले से ही देश भर के अंदर किसानों के लिए चल रही हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो आयात होता है उसको रोका जाए, उसमें आयात में कमी की जाए। और हम जानते हैं कि खाद्यान्न के क्षेत्र में चाहे चावल की बात करें या गेहूं की बात करें, रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और भारत उसका निर्यात भी करता है। लेकिन दलहन के क्षेत्र में और तिलहन के क्षेत्र में अभी भी आयात करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दालों की जो यहाँ पे उत्पादन है देश के अंदर वो कम होता है, वो पहले से बढ़ा है, दालों का रकबा देश के अंदर बढ़ा है। लेकिन हम जानते हैं कि देश की जरूरत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में दालों का उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाना। और ये भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि देखिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज से मिलता है, वो मिलता है दालों से। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए दाल काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों का, महिलाओं का स्वास्थ्य जो है, अगर उसको अच्छा बनाना है तो दालों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना होगा। और इसके लिए देश जो है अब किसी दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अपने किसानों को मजबूत कर आगे बढ़ेगा। और उसके लिए दो योजनाएं आज शुरू की गई हैं। आत्मनिर्भर दलहन योजना के साथ साथ जो पीएम धन धान्य योजना है, बिल्कुल जैसे आपने भी बताया, बिल्कुल देश के अंदर हम जानते हैं कि हमारी भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, कहीं बरसात ज्यादा, कहीं बाढ़ ज्यादा, कहीं सूखा ज्यादा, कहीं सिंचाई की व्यवस्थाएं ज्यादा, कहीं नहीं है। ऐसे में पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 जिले, देश भर के जो 100 जिले हैं, ऐसे जिले जहां उत्पादन कम होता है उनको चिन्हित कर लिया गया है और वहां पर इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अनुज, किस तरह से कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान जो बढ़ रहा है उसका भी उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये कितना महत्वपूर्ण है खासतौर पर हमारे महिला खेतीहरों के लिए? देखिए, कृषि का तो एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है, हम जानते हैं कि कृषि प्रधान देश भारत है और देश की एक बड़ी आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से इस बात को कहते रहे कि देखिए, रोजगार के अवसर अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही पैदा करने होंगे, कृषि के क्षेत्र में ही पैदा करने होंगे। और जब महिलाओं को मजबूत करने की, उनके सशक्तिकरण की बात होती है तो महिलाओं को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर गांवों के अंदर ग्रामीण स्तर पर ही उनके लिए अवसर पैदा किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं को मजबूत किया जा सकेगा। और आज हम तस्वीरों में जो देखते हैं, महिलाएं कृषि करती हुई नजर आती हैं, किसान की खेती में नजर आती हैं, ट्रैक्टर चलाती हुई नजर आती हैं। तो निश्चित तौर पर तकनीक को, कृषि को, दोनों को आपस में जोड़कर आज जो किसान, हम पुरानी तस्वीरें हम देखते थे, बैलों के माध्यम से खेती करते थे, अब वो तस्वीरें देश के अंदर नहीं दिखाई देती। अब मोबाइल से अपनी कृषि की सारी जानकारियां वो हासिल करती हैं और कृषि बाजार भी उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल अनुज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन सशक्त होंगे हमारे किसान, तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा ये भारत। बहुत ही अहम ये योजनाएं रही आज प्रधानमंत्री ने जिसकी शुरुआत की। और आइए अपने अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किस तरह से आज ट्रंप ने जो बम फोड़ा है उसको लेकर जो ट्रेड वॉर 2.0 की शुरुआत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला यहां बोल दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से चीन से आने वाले सभी उत्पादों पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यानी अब तक का जितना शुल्क चीन को चुकाना पड़ रहा था उसके ऊपर यह नया टैक्स लागू होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर नियंत्रण लगाने का भी ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन ने व्यापार में बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। उसका रेयर अर्थ मटेरियल्स पर निर्यात नियंत्रण का फैसला सभी देशों के लिए अपमानजनक है। दरअसल ये कदम ट्रंप ने चीन द्वारा दुर्लभ मुद्रा खनिजों के निर्यात पर सीमाएं लगाने के फैसले के जवाब में उठाया है। यही रेयर अर्थ मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ऑटोमोबाइल जैसे अहम उद्योगों की रीढ़ माने जाते हैं। और इस घोषणा के बाद दोनों दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। यही वजह है कि इसे ट्रेड वॉर 2.0 भी कहा जा रहा है। तो यहां पे सबसे बड़ा ट्रेड वॉर सामने आया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने की है नई टैरिफ कार्रवाई की घोषणा। यानी कि अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2025 से चीन पर लागू होंगे नए टैरिफ नियम। और यहां पर
130% हो जाएगा चीन पर टैरिफ। जी हां, चीन से आने वाले सभी सामानों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ यहां पर लगाया गया है। पहले उस पे ऑलरेडी 30% टैरिफ था और अब 100 लग गया, यानी कि 130। महत्वपूर्ण अमेरिकी सॉफ्टवेयर का निर्यात को लेकर भी यहां पर ट्रंप का अहम फैसला आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ कार्रवाई की जो घोषणा की है, इससे किस तरह से असर हमें देखना पड़ेगा वैश्विक मंच पर जो आएगा वो हमें देखना होगा। फिलहाल 1 नवंबर 2025 से ये चीन पर लागू हो जाएंगे नए टैरिफ नियम। और यूएस ने चीन पर जो ये क्यों लगाया है 100% टैरिफ, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। चीन ने जो जिस तरह का रवैया अपनाया, उसको लेकर ट्रंप कह रहा है कि चीन ने व्यापार में असाधारण रूप से आक्रामक रुख यहां पर अपना लिया है। जो उसने अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स को सीमित करने का फैसला किया है, इसको लेकर नाराज है। चीन के हर प्रोडक्ट पर निर्यात प्रतिबंध की घोषणा यहां पर ट्रंप द्वारा कर दी गई है और चीन के का ये रुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अपमान है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किस तरह से ट्रंप ने चीन के आक्रामक पत्र का भी यहां पर खुलासा किया है। चीन का ये कहना है कि वे इन खनिजों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लगाएगा ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। लेकिन यहां पर चीन के इसी फैसले को डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज नजर आ रहे हैं और चीन के हर प्रोडक्ट पर निर्यात प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका इसे एक व्यापारिक हमला मान रहा है। चीन पर हम पर पहले से ही करीबन 30% टैरिफ है और दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यहां पर तनाव साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर निर्यात नियंत्रण से तकनीकी क्षेत्र पर जो असर है वो संभवतः अब साफ तौर पर नजर आएगा। और यहां पर वैश्विक बाजारों में जो अस्थिरता की आशंका जताई जा रही है वो भी अहम है, क्योंकि जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्था आमने सामने आ जाती हैं तो यकीनन उसका असर पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी इसका असर पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर एक खतरा बढ़ते हुए यहां पर फिलहाल हमारे विशेषज्ञ देख रहे हैं। यहां पर अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुख कर लेते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश, जिस तरह की ट्रेड वॉर 2.0 का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, इस वक्त लगातार प्रतिक्रियाएं दोनों देशों की तरफ से सामने आ रही है। ट्रंप ट्रुथ सोशल पर लिख रहे हैं, चीन की तरफ से भी बयान आया है। चीन ने बाकी देशों को भी कहा है कि वो भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर जो निर्यात होता है उनके देश से, तो वो भी वो अमेरिका से साझा ना करे। किस तरफ ज्यादा नजर आ रहा है और क्या इसकी मुख्य वजह है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ट्रंप ने अपने शासनकाल दूसरे शासनकाल में आने के बाद टैरिफ से दुनिया को डराना शुरू किया और उसका मुकाबला करने के लिए चीन ने कहे कि एक तरीके से एक रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने की बात की है। लेकिन दोनों ने चाइना ने केवल ट्रंप को निशाना नहीं बनाया है, मतलब अमेरिका को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि चाइना का ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है वो पूरी दुनिया पर लागू होगा। तो एक तरह से कहें तो ट्रंप और शी जिनपिंग के जो पूरी लड़ाई है ये रेयर अर्थ की, उस लड़ाई में पूरी दुनिया इसमें निशाना बन रही है। और जबकि पूरी दुनिया के किसी भी देश ने न तो चीन से अभी इस सब कोई टकराव मोल लिया था, न ही अमेरिका से टकराव मोल लिया था। तो ये जो 2 नेता हैं, इन दोनों नेताओं के बीच 30 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में कहीं साउथ कोरिया में एपेक का समिट होने वाला है। उस समय मुलाकात भी होनी थी और वो मुलाकात अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। और उस मुलाकात के पहले शी जिनपिंग की तरफ से ये पत्र जाना, दुनिया के कई देशों को ये पत्र गए हैं और उस पत्र में काफी विस्तार से लिखा गया है कि जो भी चाइना का रेयर अर्थ मटेरियल का उपयोग आप करेंगे या किसी जो भी कोई इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे अपने सामान में, तो उसके लिए चीन से आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह बहुत ही खतरनाक कदम है चाइना की तरफ से भी, तो कोई संदेह की बात नहीं है। और चाइना दुनिया का 90% रेयर अर्थ पे एक तरीके से कंट्रोल करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। उसमें 17 तो ऐसे रेयर अर्थ में जो पूरी दुनिया के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन सारे में जरूरत होती है, जिसमें कि मैग्नेट बनाने में भी भूमिका होती है। आपको याद होगा कि जब वांग यी आए थे पिछले दिनों एससीओ शिखर सम्मेलन के पहले भारत, तो उस समय भी भारत ने इस पर बात की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रेयर अर्थ मटेरियल के सप्लाई के बारे में, मैग्नेट की सप्लाई के बारे में। तो निश्चित तौर पे एक खतरनाक कदम चाइना की तरफ से उठाया गया है। उसके जवाब में 130% टैरिफ यहां पर 1 नवंबर से लागू हो जाएगा तमाम चीनी उत्पादों पर अमेरिका की तरफ से। ऐसे में सभी की निगाहें इस पे टिकी हैं कि अब चीन की अगला कदम क्या होगा। तो क्या कुछ स्पेकुलेशंस हैं इस वक्त मार्केट में?
हाँ, मुझे लगता है कि देखिए मार्केट में इससे बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि मार्केट में चीन के भले ही बढ़ जाए, लेकिन अमेरिका और अन्य देशों की जो मार्केट है उस मार्केट में बहुत ही खराब असर पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्री पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि हमने तो अपनी तरफ से बोला है, अमेरिका की तरफ से, लेकिन दुनिया के कई देशों ने उनसे संपर्क किया, उनके फोन किया, बात की, और वे लोग भी इस तरीके का कदम उठा सकते हैं अगर चाइना इस पे अड़ा रहा। तो ट्रंप का ये जो टैरिफ है चाइना पे 1 नवंबर से शुरू होगा। अब देखना है कि दुनिया के अन्य देश इस पर किस तरीके से रुख अपनाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे यह जो ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच का जो टकराव है, यह टकराव पूरी दुनिया पर इसका असर न पड़े, इस पे भी दुनिया के अन्य देशों को सोचना पड़ेगा और किस तरीके से इसका मुकाबला किया जाए। शी जिनपिंग को भी इसे वापस लेने की बात मांग की जाए, क्योंकि शी जिनपिंग अगर इसे वापस न लेंगे तो चीन का जो निर्यात है पूरी दुनिया के अन्य देशों में, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यह निश्चित तौर पे एक बड़े ट्रेड वार की शुरुआत हो जाएगी, जिसको कि अमेरिका ने शुरू किया, चीन ने उसे और बढ़ावा दिया, और दुनिया के अन्य देशों पर भी इस पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे अपनी अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए, अपने व्यापार को, अपने देश को बचाने के लिए। बिल्कुल। यहाँ पर अखिलेश, आपने कोरिया में होने वाली मीटिंग का जिक्र किया, उसको लेकर भी लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप खासे नाराज हैं, खफा हैं, ऐसे में उस मीटिंग को भी वो कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे ट्रंप ने पहले कहा था कि ऐसी स्थिति में बात करने की कोई औचित्य नहीं रह जाता है, लेकिन फिर उन्होंने आज क्लैरिफाई किया है कि वो मीटिंग कैंसिल नहीं हमने किया है, और उस मीटिंग पे स्वाभाविक तौर पे डोनाल्ड ट्रंप भी जाएंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जाएंगे एपेक शिखर सम्मेलन में जो साउथ कोरिया में होना है। तो निश्चित तौर पर उस अवसर का उपयोग ट्रंप करना चाहते हैं, और आप जैसा कि जानते हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि हर डील को वो करने में सक्षम है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की, पुतिन को भी बातचीत करके उन्होंने समझाने की कोशिश, उसी तरह से लगता है वो शी जिनपिंग से भी बात करेंगे और शी जिनपिंग के साथ भी समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि पिछले 6 महीने में चाइना और यूएस के बीच के संबंध जो है वो उस तरीके से खराब नहीं है, बल्कि बेहतर है। उन्होंने चीन पे मात्र 30% का टैरिफ लगाया है, जबकि भारत जैसे देश पे उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है। तो अब उनको रियल पॉलिटिक्स समझ में आएगी जब वो जाके शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात में क्या क्या वो देखते हैं कि क्या क्या कंसेशन वो खुद के लिए ले पाते हैं, क्या क्या कंसेशन वो चाइना को दे पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये मुलाकात अभी तक रद्द नहीं किया गया है, और इस मुलाकात से जो बातें निकल के आएंगी वो पूरी दुनिया के लिए कह सकते हैं कि एक संकेत होगा। जी चलिए, तो कह सकते हैं कि एक उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल हर पल यहाँ पे स्थिति बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 30% से सीधा 130% यहाँ पर टैरिफ लग गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो बहुत ही खास है ये। सर्दियों के आगमन के साथ ही भारत में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया से लंबा सफर तय कर भारत पहुंचते हैं। अक्टूबर से मार्च तक देश की नदियां, झीलें और दलदली क्षेत्र इन मेहमान परिंदों की चहचहाट से गूंज उठती है। भारत आने के प्रवासी पक्षियों के 3 प्रमुख फ्लाईवे हैं। मध्य एशियाई, पूर्वी एशियाई और पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे से होकर पक्षियों की लगभग 370 प्रजातियां यहां पहुंचती हैं। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, पेलिकन और बार हेडेड गूस जैसे जल पक्षी, ब्लू थ्रोट, कॉमन काकडू और रोज स्टार्लिंग जैसे जंगली पक्षी इनका हिस्सा हैं। भरतपुर, चिल्का, रण ऑफ कच्छ और पोंग डैम जैसे स्थल पर हर साल इन पक्षियों का स्वागत करते हैं, लेकिन शहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम रोशनी के कारण इनका अस्तित्व अभी खतरे में है। पर्यावरण का भविष्य इन प्रवासी पक्षियों के हाथ में है। ये हानिकारक कीटों की आबादी को भी नियंत्रण करने में मदद करते हैं, और इन प्रवासी पक्षी न केवल सुंदरता का प्रतीक हैं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के रक्षक भी हैं, और बीजों के फैलाव से लेकर जंगलों का विकास और पौधों की विविधता के लिए भी हम इनको श्रेय दे सकते हैं। और भारत में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और जो इनकी जैव विविधता बनाने में जो अहम भूमिका वो निभाते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच इनका आगमन है और इसी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तो पर्यावरण के रखवाले हम इन्हें कह सकते हैं, और साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया के ये मेहमान परिंदे इस वक्त भारत में हर जगह नजर आ रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरती से ये वहाँ का दृश्य है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये भारत में प्रवास करने पहुंचते हैं, और भारत की कई झीलें
इनकी मेज़बानी करती हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि कैसे भागलपुर के गंगा किनारे भी हजारों की संख्या में ये पक्षी मौजूद हैं और मौसम के अनुकूल होते ही ये अपने वतन वापस लौट जाते हैं। तो पर्यावरण का जो भविष्य है कैसे वो इनके हाथ में है, इन प्रवासी पक्षियों के हाथ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का भविष्य प्रवासी पक्षियों के हाथ में है क्योंकि हानिकारक कीटों की आबादी को ये नियंत्रण करने में बेहद मददगार होते हैं और बीजों के फैलाव से जंगलों का विकास और पौधों की विविधता भी ये बढ़ाते हैं। और भारत में हर साल आते हैं हजारों प्रवासी पक्षी। अक्टूबर से मार्च के बीच इनका आगमन होता है और साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया के से आते हैं ये मेहमान परिंदे। और किस तरह से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये भारत में आते हैं, प्रवाह करते हैं, इस पर भी लगातार कई शोध हो चुके हैं और भारत की कई झीलें भी इनकी मेजबानी करती हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे खास रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। तपस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपस का रुख करते हैं। तपस, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की अगर हम बात करें तो इन प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों को अब विलुप्ति के खतरे वाली प्रजातियों की श्रेणी में भी रखा जा रहा है। इनको लेकर बहुत ज्यादा कौतूहल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे पर्यावरण के लिए और भारत इनकी मेजबानी करता है। कई नदी, नाले, झीलें इनकी मेजबानी करता है। किस तरह से एक जागरूकता यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है इनके संरक्षण के लिए? आपने बहुत सही कहा जाए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि 2006 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इसका शुरू किया था। ये मई के दूसरे हफ्ते में शुरू करते थे, लेकिन अब उसके बाद उसको चेंज हुआ। उसके बाद ये इंटरनेशनल, इससे पहले इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड था, उसके बाद इसको चेंज किया गया और अब ये धीरे धीरे करके इसको चेंज करके अब ये वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो आज जैसे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार जो 2025 में उसका जो थीम रखा गया है वो इस बार रखा गया है शेयर स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसका रीजन बताते हैं। देखिए, दिन ब दिन शहरीकरण जो हो रहा है पूरे विश्व का, हम देश में भी, हमारे देश में भी हो रहा है। तो जो ये बर्ड्स थे, ये जो पक्षियां हैं, ये बहुत जगह हमने देख रहे हैं कि जो खासतौर से जो माइग्रेटरी बर्ड, जो जैसे ठंड पड़ती है साइबेरिया के इलाके, कहा कि साइबेरिया के इलाके में या अलास्का के इलाके में जो ठंड पड़ती है वो एक रूट लेते हैं। और ये रूट कौन सा होता है? ज्यादातर देखा गया है वो सेंट्रल एशिया का रूट लिया जाता है। तो इस सेंट्रल एशिया से जब वो आते हैं तो देखा गया कि जहां पे वो रुकते थे, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर होता था, और ये जो रुकते थे कुछ कुछ जगहों पे, उन जगहों पे धीरे धीरे करके, चूंकि शहरीकरण कहिए या पोल्यूशन कहिए, उसकी वजह से बहुत जगहों पे ये उनको वहां पे खाना या वहां पे सुविधा नहीं मिलती थी, वो जो रुकते थे। तो इसी वजह से ये इनका माइग्रेटरी पैटर्न चेंज होना शुरू किया था। उसके वजह से आप कोशिश की जा रही है कि ये पूरा का पूरा चेंज किया जाए, इस पे ज्यादा शोध किया जाए। क्योंकि अगर ये नहीं, ये एक तरह से जब माइग्रेटरी बर्ड एक तरीके से आते हैं तो समझ में आता है कि उस जगह की जो वैल्यू है, उस जगह की जो एनवायरनमेंट है, पारिस्थितिकीकरण, वो सही है। तो इसी वजह से बहुत इस पे तवज्जो दी जाती है। आप सोचिए, कुछ सालों पहले तक यमुना यमुना के आसपास दिल्ली के, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, लेकिन जब जिस तरीके से पोल्यूशन शुरू हुआ तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स का आना यहाँ पे कम हो गया। वैसे ही हम देखते हैं राजस्थान की तरफ, उसके आसपास की तरफ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे वो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे और वो वहां पे अपना समय देते थे। तो वो जब जैसे जैसे वो जगह खराब होनी शुरू हुई तो इनका पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ। तो उससे आपको क्या एक एग्जांपल मिलता है कि जो एक तरह से वो बताते हैं कि आसपास के इलाके, जो एनवायरनमेंट, उसको अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो वो उसका एक पैमाना बताता है, एक एग्जाम्पल देता है कि इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स का आना और माइग्रेटरी बर्ड्स का जो ये पूरा रूट है, इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दिया था। इनफैक्ट कुछ सालों पहले एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक बहुत बड़े एक चील, जैसे हम समझ सकते हैं, फैल्कन, अगर मैं कहूँ, एक फैल्कन के ऊपर एक कैमरा, एक चिप लगा के, इनफैक्ट एक उसको जब वो उसने शुरू की थी तो बताया गया था कि किस तरीके से एक पिन पॉइंट, जैसे जैसे मैं और आप जया यूज करते हैं जीपीएस, उनके पास तो कोई जीपीएस नहीं होता, लेकिन उनको पता होता है कि किस तरीके से ये हजारों किलोमीटर की यात्रा उसी रास्ते पे करनी है और उसी तरीके से जाना है। तो वो कैसे वो करते हैं, तो वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उससे पता चला था कि ये पूरा जो हमारे विश्व का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक गुरुत्वाकर्षण है, उसको मैप करके वो चलते हैं और एक तरह से हमें बताता है कि वो कितना अहम है और वो जो पूरा रूट है वो कितना अहम हो जाता है
सिर्फ उनकी वजह से नहीं, पूरे विश्व, पूरे मानव जाति के लिए। बिल्कुल, तो यही वजह है कि आज ढेरों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कैसे बर्ड इंथुसियास्ट के साथ साथ आम लोगों को भी इनके बारे में ज्यादा जागरूक किया जाए, इनकी अहमियत उन्हें समझाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तापस इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन जिस तरह से प्रकृति की ये अनमोल धरोहर है, ये प्रवासी पक्षी जो हमें बताते हैं कि हमारी धरती अभी भी जीवन के लिए अनुकूल है। गंगा किनारे विलुप्त होती प्रजातियों का लौट आना बेहद सुखद एहसास है। जरूरत है हम सभी को इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ हर अपडेटेड खबर के लिए। नमस्कार।